गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पोएम मेघ आए की व्याख्या समझाऊंगा। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 को हुआ था। स्थानीय विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय बस्ती से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात आपकी शिक्षा वाराणसी में हुई। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात आपने कुछ दिन तक अध्यापन कार्य किया। आपकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। कविताओं के अलावा आपने उपन्यास, नाटक और कहानियां भी लिखी हैं। प्रस्तुत कविता मेघ आए में सांग रूपक अलंकार के माध्यम से ग्रामीण संस्कृत में दामाद के आने पर जो उल्लास का वातावरण बनता है, उसी उल्लास को मेघ रूपी शहरी मेहमान के आने पर दिखाया गया है। एक साल के बाद आए इस मेहमान को देखकर एक ओर स्वागत सत्कार तथा उल्लास का भाव है और दूसरी ओर लंबे समय के बाद आने के कारण शिकायतें भी हैं। इस तरह से इस कविता में कवि ने बादलों के आगमन की तुलना सज धज कर आने वाले शहरी मेहमान अर्थात दामाद से की है। कविता का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण संस्कृति में बादल और दामाद के आने के उल्लास का वर्णन करना है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद किसी एक परिवार का न होकर पूरे परिवार का होता है। बड़ों द्वारा मेहमान का स्वागत करना, पानी लेकर उसके पैर धोना, लता अर्थात पत्नी के भ्रम का दूर होना और मिलन के आंसुओं का सुंदर वर्णन करना भी कवि का उद्देश्य है। और देखते हैं आगे इसकी व्याख्या। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बेटा, मेघ माने बादल होता है। बन ठन के मतलब तैयार होकर, सज कर। और पाहुन दामाद को बोला जाता है। ग्रामीण संस्कृति में बहुत प्रचलित शब्द है, पाहुन दामाद को बोला जाता है। बयार का मतलब है हवा और ज्यों माने जिस प्रकार, जस्ट लाइक। कवि कहते हैं मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आकाश में बादल घिर आए हैं। बादलों को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, जैसे शहर से कोई मेहमान अर्थात दामाद आया हो, जो बनकर संवर कर नए धुले और चमकीले पहनकर बना ठना चला आ रहा है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली और धीरे धीरे बादलों के आने की सूचना पूर्वाई अर्थात पूरब से आने वाली हवा देती है, जो नाचती गाती चलती है। उस नाच गाने को देखने के लिए गलियों में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। उस नाच को देखने के लिए गलियों में खिड़की और दरवाजे खुल जाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, गर्मी से बेहाल लोग लू से बचने के लिए अपने खिड़की दरवाजे बंद रखते थे, अब शीतल वायु का आनंद लेने के लिए वे उन्हें खोल देते हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, बादल रूपी मेहमान के आगे नाचने गाने का कार्य हवा ने किया, जिसको देखकर पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। बादल छा गए हैं जिसमें सारी प्रकृति प्रसन्न है। बादल के आने पर बाहर ऐसा शीतल और सुहावना वातावरण हो गया है कि प्रकृति नाचने लगती है और सभी मनुष्य
उसका आनंद उठाते हैं। सभी लोग मेघ आए बड़े बन ठन के शहर के, सभी लोग बहुत दिन बाद आए बादल रूपी दामाद का स्वागत करते हैं। इसमें बादल और मेहमान दोनों को ही समान रूप में रखा गया है। मेहमान शहरी होने के कारण बन ठन के बना ठना है और नए बादल भी सजे धजे से प्रतीत होते हैं। बादलों के स्वागत के लिए हवा की खुशी गांव की किशोरियों जैसी है, गांव की छोटी लड़कियों जैसी है। आइए दूसरा पद देखते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन नुचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बेटे गर्दन उचकाए का मतलब होता है गर्दन उठाकर, चितवन का मतलब है बेटा दृष्टि, और ठिठकी का मतलब है अचानक रुक जाना। देखते हैं पंक्ति सह व्याख्या। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पाहुन अर्थात दामाद के समान बादल आ पहुंचे। मेहमान के आने पर जिस प्रकार लोग झुककर प्रणाम करते हैं और फिर गर्दन उचकाकर झांक कर देखते हैं, उसी तरह बादल के आने पर पेड़ हवा के वेग से झुकने लगे और डोलने लगे। झुकने लगे और डोलने लगे। ऐसा लगता है जैसे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कुछ ग्रामीण अतिथि को देख रहे हों, कुछ गांव वाले अतिथि को देख रहे हों। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई और धूल उड़ने लगी। धूल का दीवार देखकर, धूल का गुबार देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोई गांव की युवती किसी अनजाने व्यक्ति को देखकर अपना लहंगा समेटकर भागी चली जा रही हो। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बादलों का घिरना नदी के लिए भी अच्छा समाचार है। वो भी ठिठक कर देखने लगी। उधर मेहमान के आने से गांव की बहुओं ने घूंघट कर लिया और अपनी तिरछी नजर से बाकी चितवन से उसे मानो पूरी तरह देख लेना चाहती हैं। उनको देखकर लगता है कि सचमुच मेहमान बड़े बन ठन कर सच समझकर आए हैं। इस पद्यांश में हवा, पेड़, आंधी, नदी आदि का मानवीकरण किया गया है। आगे देखते हैं बेटा। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी, बोली यकुलाई लता ओठ हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब मेहमान अपने गंतव्य पर अर्थात जहां उसको जाना है वहां वो पहुंच गया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। घर का बड़ा बूढ़ा व्यक्ति मेहमान का स्वागत करता है, उसका अभिवादन करता है। यह मेहमान घर का दामाद है जो काफी समय के बाद अपनी पत्नी के पास अर्थात मेघ लता के पास उसके मायके में आया है। गांव के परिवेश में शर्म लिहाज के कारण पत्नी पति के सामने नहीं आ सकती, अतः वह दरवाजे की ओट लेकर बेचैनी से उलाहना देती है, बेचैनी से कहती है, बरस बाद सुध लीनी, पूरे 1 वर्ष के बाद हमारी खबर ली है, पूरे 1 वर्ष के बाद आपने यहां तक की यात्रा की है। बोली यकुलाई लता ओठ हो किवार के, हर्षाया ताल लाया पानी बरात भर के। अतः वह दरवाजे की ओट लेकर बेचैनी से उलाहना देती है और कहती है कि 1 वर्ष बाद आप आए हैं, ये मेरी शिकायत है। कवि ने बूढ़े पीपल को
मेघ रूपी अतिथि का स्वागत करते दिखाया है। किवाड़ से लिपटी लता को मायके में रहने वाली ऐसी युवती के रूप में चित्रित किया है जिसका पति 1 वर्ष बाद उससे मिलने के लिए आया है। तालाब ने खुशी खुशी हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। तालाब ने खुशी खुशी गोद में पानी लेकर उसका स्वागत किया। बादल बरसेंगे तो तालाब भी भरेगा, इसलिए वह हर्षाया हुआ है, इसलिए वह प्रसन्न है, इसलिए वह खुश है और अपनी खुशी को प्रकट कर रहा है। पीपल को बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीपल के पेड़ की आयु बहुत अधिक होती है तथा यह रात दिन पर्यावरण को शुद्ध करता है और घर के बड़े बूढ़े भी समाज को अच्छा संदेश देते हैं, समाज को नई दिशा दिखाने का काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बूढ़े पीपल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां देखते हैं बेटा। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बेटा क्षितिज का मतलब होता है कि दृष्टि की पहुंच पर वह वृत्ताकार स्थान जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए से प्रतीत होते हैं। बेटा अटारी का मतलब छत के ऊपर का भाग अर्थात छत। दामिनी मतलब बिजली। भरम का मतलब होता है संदेह। अश्रु का मतलब आंसू। बांध का मतलब रुकावट। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, आकाश में बादल छा गए। क्षितिज पर गहरे बादलों से बिजली चमकी और वर्षा शुरू हो गई, वर्षा प्रारंभ हो गई। क्षमा करो गांठ खुल गई ये भरम की, इस भाव को कवि के मेहमान और उसकी पत्नी के मिलन के प्रसंग में प्रस्तुत किया है। लता रूपी पत्नी ने किवाड़ की ओट से मेघ रूपी पति को देखा और साल भर बाद आने के लिए उलाहना दिया। वो शायद रूठी बैठी थी, शायद उसके मन में भ्रम हो गया था कि उसके पति ने उसे भुला दिया। क्षमा करो गांठ खुल गई ये भरम की, उसे धोखा हो गया था कि उसके पति ने उसको भुला दिया। उसकी सारी शंकाएं मिट गईं, पत्नी के मन की गांठ खुल गई। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, उसके मन की शंका जब दूर हुई तो मिलन के आंसुओं के रूप में वियोग का दुख बह गया। मिलते ही उसकी सारी शिकायत दूर हो गई। वर्ष भर के वियोग का बांध टूट गया और अपनी भूल के लिए वह क्षमा मांगने लगी। प्रस्तुत पंक्तियों में पति पत्नी के मिलने का बड़ा सुंदर और शालीन चित्रण है। मिलने के बाद उसे पति के प्रेम का प्रमाण मिल जाता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। मेघों के पक्ष में भी बिजली चमकने के बाद वर्षा की झड़ी लगने का संकेत है। बादलों में एकत्रित जल ऐसे बरसने लगा जैसे कोई बांध टूटा हो। दोनों का मिलन अटारी अर्थात छत पर एकांत में होता है। मेघ आए बहुत बन ठन कर और संवर कर, बहुत बन ठन कर और संवर कर। प्रस्तुत संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।